आंखों पर नजर का मोटा चश्मा, सन की तरह सफेद बाल। 85 वर्षीय गायत्री जी बार बार दरवाजे की तरफ झांक कर देख रही हैं। तभी उन्हें बाहर से 4 पहिए गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वैसे तो गायत्री जी इतनी जल्दी नहीं उठ पाती थी, लेकिन 4 पहिया गाड़ी की आवाज सुनकर कुर्सी से बड़ी ही फुर्ती में उठती हैं और लाठी की टेक लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगती हैं। तभी रसोई में पूजा की थाली सजा रही उनकी 60 वर्षीय बहू सुनीता जी कहती है, अरे अम्मा जी, ऐसी हड़बड़ाती हुई कहाँ जा रही हो? कुर्सी से टकरा गई तो गिरा जाओगी, चोट लग जाएगी। बड़ी ही खुशी के साथ गायत्री जी कहती हैं, सुनीता बहू देख नहीं रही हो, बाहर पोता बहू की गाड़ी आ गई है। मेरा पोता बहू को लेकर आया है, उससे ही मिलने जा रही हूँ। हाँ माँ, पर पोता बहू अभी घर के अंदर भी आएगी, तब देख लेना। इतना जल्दी क्या है मिलने की? अरे बहू, तुम क्या जानो कि पोता बहू क्या होती हैं? ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी, जितनी खुशी मुझे अपनी पोता बहू के आने पर हो रही है। जब तुम्हारी पोता पोती आएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसकी खुशी क्या होती है। अपनी सास की खुशी देखकर सुनीता जी भी खुश हो जाती हैं कि जब मुझे अपनी बहू की आने की इतनी खुशी हो रही है, तो मेरी सास को भी अपनी पोता बहू के आने की खुशी हो रही होगी। और पूजा की थाली लेकर वह भी बाहर आ जाती है। पूजा की थाली गायत्री जी बहू सुनीता के हाथ से अपने हाथ में ले लेती हैं और कहती हैं, लियो बहू, आज मैं अपनी पोता बहू की आरती उतारूंगी। तुमने तो अपनी बहू की आरती शादी में उतार ली थी, आप बहू विदा होकर आई हैं तो विदा में आरती में मैं उतारूंगी। अपनी सास की बात सुनकर सुनीता जी चुप हो जाती हैं। सामने नई नवेली बहू खड़ी हैं। आस पड़ोस के सभी लोग नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं और फिर सुनीता जी अपनी सास की बात को कैसे टाल सकती हैं। आरती की थाली अपनी सास को दे देती हैं। गायत्री जी बड़ी ही खुशी के साथ अपनी बहू की आरती उतारती हैं, उसकी बलैया लेती हैं, बगल में खड़े हुए ढोल बालों से कहती हैं, अरे ढोल बालो, जरा ढोल तो बजाओ, मेरी पोता बहू आई हैं, आज मैं नाच के दिखाऊंगी। यह सुनकर सुनीता जी कहती हैं, अरे अम्मा जी, रहने दीजिए, इतनी उम्र पर नाचूंगी तो कमर में लचक जाएगी, फिर मुझे ही मेरे ही काम बढ़ जाएंगे, वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है। सुनीता जी का इतना कहना था कि झट से गायत्री जी कहती हैं, क्यों, तुम्हारे काम क्यों बढ़ जाएंगे? बुढ़िया, मेरी पोता बहू आ गई है, अब वही मेरी सेवा करेगी। अपनी सास की बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुरा देती हैं और ढोल बालों से कहती हैं, अरे जरा ढोल बजा दो, मेरी अम्मा जी ढोल पर नाचेगी। हंसी खुशी के माहौल के साथ नई बहू का घर के अंदर प्रवेश होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह सुनीता जी सोकर भी नहीं उठ पाती हैं कि उन्हें रसोई से कुछ खटर पटर की आवाज़ आती है। लाइट को खोलकर घड़ी की तरफ देखती हैं तो अभी तो सुबह के सिर्फ 6 ही बजे हैं। इतना जल्दी रसोई में कौन आ गया, जबकि रसोई में सबसे पहले तो मैं ही जाती हूँ। पूरा घर सोता रहता है और मैं अपने काम संभालने लगती हूँ, लेकिन आज कौन है जो रसोई में काम करने लगा? एक बार को सुनीता जी को लगा कहीं नई बहू तो नहीं है। नहीं,
बहू रसोई में अभी नहीं जाएगी, अभी तो रसोई का पूजन भी नहीं हुआ है। पहले रसोई पूजन होगा, उसके बाद वह रसोई में जाएगी। झट से उठकर सुनीता जी रसोई में आती हैं और रसोई में अपनी 85 वर्षीय सास गायत्री जी को देखकर दंग रह जाती हैं, जो कि रसोई में काम कर रही हैं, जिन्होंने पिछले 45 वर्षों से रसोई में कदम नहीं रखा है। आज इतने सालों बाद अपनी सास को रसोई में काम करते हुए देखकर सुनीता जी दंग रह गई, क्योंकि उन्हें तो याद नहीं है कि जब से उनकी शादी होकर आई है और रसोई का पूजन हुआ है, उसके बाद उनकी सास ने कभी रसोई में कदम रखा हो। पूरी रसोई की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां सुनीता जी को ही दे गई थी और सुनीता जी ने उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाया। आज अपनी सास को जब रसोई के अंदर खड़ा देखती हैं तो पूछती हैं, अम्मा जी आज आपको क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या करने लगी? और यह डब्बों को खोल खोल कर क्या देख रही हो? बड़बड़ाती हुई गायत्री जी कहती हैं, पता नहीं तुम्हारी रखी हुई चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। अम्मा जी, आपने पिछले 45 साल से आपने रसोई में कदम नहीं रखा है, तो आपको कैसे पता होगा कि कौन से डब्बे में क्या रखा है? यह सुनकर गायत्री जी भौएं टेढ़ी करते हुए कहती है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बहू रसोई में नहीं आती तो क्या खाना बनाना भूल गई हूँ? कब से चाय पत्ती ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ छुपा कर रख देती हो। अम्मा जी, छुपा कर रखने से आपका क्या मतलब है? मैं घर की चाय पत्ती छुपा कर क्यों रखूंगी? झुलझुलाते हुए गायत्री जी कहती हैं, लाओ मुझे चाय पत्ती का डब्बा दो, चाय बना रही हूँ। सुनीता जी कहती है, पर अम्मा जी तुम चाय क्यों बना रही हो? पिछले 45 साल से रोज की चाय मैं बनाती आ रही हूँ, फिर आज आप क्यों बना रही हो? चहकते हुए गायत्री जी कहती हैं, घर में पोता बहू आई है, उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी। ससुराल में पहली चाय वह अपनी दादी सास के हाथ की पिएगी। अपनी सास की बात सुनकर सुनीता जी अचंभित होती हैं और कहती हैं, अम्मा जी मुझे इस घर में आए हुए इतने साल बीत गए, आपने कभी मुझे तो एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाई, फिर आज पोता बहू पर इतना लाड़ क्यों? गायत्री जी कड़क आवाज में कहती हैं, बहू तो तुम्हें क्यों जलती बढ़ती हो रही हैं? अपनी पोता बहू के लिए चाय बना रही हूँ। सुनीता जी को अपनी सास गायत्री जी का व्यवहार थोड़ा अटपटा लग रहा था और उन्हें बुरा भी लग रहा था। सुनीता जी रसोई में खड़ी खड़ी सोच रही हैं कि जिन अम्मा जी से ठीक से चला भी नहीं जाता था, घुटनों के दर्द से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, कितने सालों से घुटनों में दर्द हो रहा है, आज वह दर्द एक पल में अचानक गायब कैसे हो गया? हो सकता है अपनी पोता बहू के आने की खुशी में दर्द गायब हो गया हो। तो क्या बहू के आने की खुशी बिल्कुल नहीं होती है? सिर्फ पोता बहू के आने की खुशी होती है? मैंने भी तो पूरे 45 साल दिए हैं अपनी सास की सेवा। मैं इस घर को संभालने में मायूस सुनीता जी रसोई के कोने में खड़ी खड़ी यह सब सोचती ही रही थी कि 85 वर्षीय गायत्री जी की कड़क आवाज़ फिर से गूंजती है, बहू अब कोने में खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही ताकती रहोगी? जरा नए नवेली वाले कप सेट उठा कर दो, पोता बहू को उसी में चाय लेकर जाऊंगी। अम्मा जी तुम चाय लेकर जाओगी? हाँ और नहीं तो क्या, और कौन ले जाएगा? जब मैंने चाय बनाई है तो मैं ही पोता बहू के लिए चाय लेकर जाऊंगी। सुनीता जी से अपनी सास का यह उतावलापन हजम नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ गायत्री जी उम्र के चौथे पड़ाव में भी, जहां उनसे ढंग से चाय की
ट्री भी नहीं पकड़ी जा रही है। हाथ कप कपा रहे हैं। वह एक हाथ में चाय की ट्रे और दूसरे हाथ में अपनी लाठी को टेकते हुए बहू के कमरे में जाती है। नई बहू अभी नहा कर आई है। सामने दादी सास को देखकर थोड़ा चौंक जाती हैं। तभी गायत्री जी कहती हैं, देखो बुढ़िया, तुम्हारे लिए मैं चाय बनाकर लाई हूँ। अदरक वाली चाय बनाई है। नेहा कहती है, अरे दादी जी, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे बोल देती, मैं चाय बना देती। अरे बुढ़िया, अभी तुम नई नई आई हो, ऐसे तुम रसोई में नहीं जा सकती। पहले तुम्हारा रसोई पूजन होगा, उसके बाद तुम रसोई में कुछ बना पाओगी। और मेरा क्या है, तुम्हारी सास कभी कभार उठने में लेट हो जाती हैं तो मैं अपनी चाय खुद ही बना लेती हूँ। अपनी तारीफ करने के लिए साथ साथ गायत्री जी अपनी बहू सुनीता की चुगली भी कर देती हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुनीता जी ने सुबह अम्मा जी को चाय बनाकर ना दी हो। तभी कमरे में सुनीता जी आती हैं और नेहा से कहती हैं, बहू, आज दोपहर में अच्छे से तैयार हो जाना। रसोई पूजन की रस्म है और सभी लोग मुंह दिखाई की रस्म में भी करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। दोपहर में सारी रस्में बहुत अच्छे से हो जाती हैं। नेहा को घर में आए हुए आज पूरा हफ्ता हो गया है और एक हफ्ता रसोई की रस्म को भी हो गया है, लेकिन एक भी दिन बहू नेहा ने रसोई में खाना नहीं बनाया। सुनीता जी मन ही मन सोचती हैं कि बहू रसोई में खाना बनाने के लिए आई ही नहीं रही है। अगर कहती भी हो तो क्या ना कोई बहाना कर देती हैं। कभी सर दुख रहा है तो कभी पेट, और अम्मा जी भी उसी का ही साथ देती हैं। एक में थी जो डोली से उतरते ही सीधा रसोई में कदम रखा था। घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। मेरी सास रसोई में एक कप चाय बनाने भी नहीं आती थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता होता था कि रसोई में क्या खत्म हो रहा है और क्या रखा है। इस तरह से बड़बड़ाते हुए सुनीता जी रसोई में दोपहर का सारा खाना बना लेती हैं। तभी गायत्री जी आती हैं और कहती हैं, बहू, एक थाली में खाना निकाल दो, मैं पोता बहू के कमरे में ही दे आऊंगी। यह बात सुनकर आज सुनीता जी भड़क जाती हैं। कहती है, अम्मा जी, आप यह सही नहीं कर रही हो, देख नहीं रही हो, पूरे 15 दिन होने को हैं। नेहा बहू अपने ही कमरे में बैठी रहती हैं। खाना बन जाता है तो परोस कर भी नहीं ले जाती, आपको देने जाना पड़ता है। क्या वह रसोई में आकर खाना नहीं बना सकती हैं? अरे पूरा खाना ना सही, कम से कम रसोई में आकर थोड़ी बहुत तो हमारी मदद तो करा सकती हैं। अगर उसे काम नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगी। जरूरी नहीं है कि हर लड़की को सारा काम आता हो। मुझे भी तो शादी के पहले बहुत सारे काम करने नहीं आते थे। जो नहीं आता था आपसे पूछ लेती थी, लेकिन ऐसे कमरे में बंद होकर नहीं बैठती थी। और जब तक अपने कमरे से निकलकर रसोई में नहीं आएगी तब तक कैसे सीखेगी, और मैं उसे कब तक बनाकर खिलाता रहूंगी और कब तक आप परोस कर खिलाती रहेगी। मेरी भी उम्र हो गई है। वह चूल्हा चौका करते करते मैं भी थक गई हूँ। 65 बरस की हो गई हूँ। अब कम से कम रसोई से तो मुझे छुट्टी मिले। सुनीता जी अपनी ही धुन में बड़बड़ाते जा रही थी। वह आगे कहती, और
मैंने कब कहा कि बहू एकदम से वह सारी जिम्मेदारियां उठा ले। धीरे धीरे जिम्मेदारियों को ले कमरे में बैठने से काम नहीं चलता है और आप उसके सारे काम हाथों पर करके उसे सर पर चढ़ा रही हो। यह ठीक नहीं कर रही हो। आगे जाकर आपके साथ साथ मुझे भी परेशानी होगी। इतना कहकर सुनीता जी रसोई से निकलकर कमरे में चली जाती हैं। रसोई में खड़ी हुई उनकी सास गायत्री जी अपनी बहू के ऐसे रूप को देखकर सन्नाटा सा रह जाती हैं, क्योंकि आज तक उनकी सुनीता बहू ने उन्हें पलटकर जवाब भी नहीं दिया। लेकिन आज पता नहीं उनकी बहू को क्या हो गया। थोड़ी देर तक वह शांत रहती, फिर कुछ सोच विचार करके एक थाली में खाना परोसकर अपनी पोता बहू के कमरे में ले जाती। जैसे ही नेहा ने देखा कि उसकी दादी सास उसका खाना ले आई हैं, यह फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, झट से फोन को काट देती हुए और कहती हैं, अरे दादी जी आप खाना ले आई, मैं बस खाना लेने के लिए ही आ रही थी, लेकिन मेरी माँ का फोन आ गया इसलिए नहीं आ पाई। अब इतने दिनों में गायत्री जी भी समझ गई थी कि बहू काम ना करने का कोई न कोई बहाना कर ही देती है। नेहा ने झट से थाली लेकर खाना शुरू कर दिया। उसने अपनी दादी सास से यह भी नहीं पूछा कि आपने खाना खाया या नहीं। कुर्सी पर बैठी हुई गायत्री जी अपनी पोता बहू के खाना खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पोता बहू खाना खा लेती हैं, थाली को एक तरफ खिसका देती हैं, तभी गायत्री जी बड़े ही प्यार से नेहा से कहती हैं, बहू तुम्हें इस घर में आए 15 से 20 दिन होने को हैं। कल ऐसा करना, सुबह जल्दी उठ जाना। इतने दिन हो गए मैंने एक भी दिन तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है। अब कम से कम अपने हाथ की चाय तो पिला दो। मेरा भी बुढ़ापा है, पता नहीं कितने दिन जीऊंगी। अब जब तक हूँ पोता बहू के सुख ले लो। तुम भी कमरे में बंद रहती हो तो घुटन होती होगी, थोड़ा कमरे से बाहर निकाला करो, अच्छा लगेगा। दादी सास के कहने पर सुबह नेहा रसोई में चाय बनाने के लिए आ जाती हैं। वह सबके लिए चाय बनाती हैं, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती भी हैं कि अब मुझे सबके लिए चाय बनानी पड़ेगी। सुबह सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। अभी तक बढ़िया चल रहा था, कुछ काम नहीं करना था, क्योंकि दादी सास मुझे काम करने से मना कर देती थी। कहती थी तुम्हारी सास काम कर तो रही है, तुम आराम से बैठो। लेकिन अब तो दादी सास ने ही मुझे काम करने के लिए कह दिया है। अब मुझे कोई दूसरा बहाना ढूंढना पड़ेगा। गायत्री जी देखती हैं कि आज सुबह सुबह कमरे से उनकी बहू सुनीता नहीं निकलती हैं, तो वह थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और रसोई से एक कप चाय लेकर बहू के कमरे में जाती हैं। गायत्री जी ने देखा सुनीता जी बुखार से बुरी तरह से तप रही हैं, इसी वजह से वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। गायत्री जी अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, बहू तुम्हें तो कितना तेज बुखार है, तुमने हमें रात में क्यों नहीं बुलाया? अकेले कमरे में लेटी रही। कम से कम एक बार मुझे आवाज़ तो दे देती, या बहू बेटे को ही आवाज़ दे देती, वह तुम्हें दवाई दे देता। अम्मा जी, बहू बेटे को मैं परेशान नहीं करना चाह रही थी, और आपकी नींद तो ऐसी है कि रात में 4 घंटे भी सो लो तो वही बहुत हैं।
इसलिए मैंने आपको नींद से नहीं जगाया। बहू, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनवा कर लाई हूँ, वह भी तुम्हारी बहू की हाथ की। आज तो तुम खुश होगी कि तुम बहू के हाथ की चाय पी रही हो, और उस पर भी तुम्हारी सास तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हैं। यह सुनकर सुनीता जी मुस्कुरा देती हैं और चारपाई पकड़कर बड़ी मुश्किल से उठकर बैठती हैं। अम्मा जी, अब आपकी चाय तो पीनी ही पड़ेगी। आज मेरे भाग्य जो खुल गए, जो मेरी सास मेरे लिए चाय लेकर आई हैं। उनका बेटा उन्हें दवाई दे देता है। गायत्री जी दोपहर में खाने का इंतजार करने लगती हैं। लेकिन नेहा को तो लग रहा था कि उसने चाय बना दी तो घर का सारा काम कर दिया। अब जाकर अपने कमरे में बैठ गई और माँ से बात करने लगी, फोन चलाने लगी। दोपहर के 1:30 बज गए, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना। तभी गायत्री जी रसोई में आती हैं तो देखती हैं इधर तो कुछ बना ही नहीं है। वह बहू के कमरे में जाती हैं, कहती हैं, बहू तुमने खाना नहीं बनाया? नेहा कहती हैं, अम्मा जी खाना तो माँ जी बनाती हैं। आपने मुझे सुबह चाय बनाने के लिए कहा था तो बना दिया, और खाना मुझे ठीक से बनाना भी नहीं आता है। मैंने तो अपने घर में कभी 2 लोगों की रोटी भी नहीं बनाई है, तो इतने सारे लोगों की रोटियां मैं कैसे बनाऊंगी? ऐसी गर्मी में पसीने से भीग जाऊंगी। बहू की बात सुनकर गायत्री जी समझ जाती हैं कि बहू खाना बनाने में आनाकानी कर रही है, और अगर ऐसा ही चला रहा तो यह आलस वह हमेशा करती रहेगी। मन ही मन सोचती है, मेरे पोता बहू के अधिक मोह ने कहीं मेरी बहू के साथ गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, मैं अपनी बहू के साथ गलत नहीं होने दूंगी। पूरी जिंदगी उसने मेरी सेवा की है। मेरा बेटा आज से 26 साल पहले ही बहू को छोड़कर चला गया था। तब मेरा पोता मात्र 4 साल का था। बहू की मायके वालों ने उसे कितना जोर दिया कि तुम मायके आ जाओ, ससुराल में रहकर क्या कर रही हो। लेकिन मेरी बहू ने कहा कि मैं अपनी माँ जी को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे बिना अब इनका कोई नहीं है। मैं अपनी माँ जी के साथ ही रहूँगी। और पूरी जिंदगी उसने अपने ससुराल में सेवा करते करते निकाल दी। कितनी मुश्किलों के साथ अपने बेटे को पढ़ाया। पूरी जिंदगी उसने कितना काम किया है। आज उसकी बहू आई है तो उसके भी आराम के दिन हैं। इतना सोच विचार करने के बाद गायत्री जी कहती है, नेहा बहू, सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। तुम्हें जो भी खाने पीने में बनाना आता हो वह बना लो। तुम जो भी बनाएगी हम खा लेंगे। कुछ तो बनाना आता होगा, कुछ तो सीखा होगा तुमने अपने मायके में। अम्मा जी, मुझे बस दाल चावल बनाने आते हैं, मैगी बनाने आती है, पानी गर्म करना आता है, चाय भी बना लेती हूँ, पर इससे ज़्यादा नहीं आता। इतना सुनते ही गायत्री जी कहती हैं, कोई बात नहीं बहू, दाल चावल ही बना लो। अभी कौन सी तुम्हारी जिंदगी निकल गई है। धीरे धीरे सुनीता बहू सब बनाना सिखा देगी। मेरी बहू घर गृहस्थी में बहुत गुणी है, सब कुछ आता है। मेरी बहू को तुम चिंता मत करो। जो तुम्हें नहीं आता है या जो तुम मायके से सीख कर नहीं आई हो वह सुनीता बहू सिखा देगी। आज तुम रसोई में चलो, दाल चावल बना लो। बेमन से नेहा रसोई में जाती हैं और दाल चावल बनाने लगती हैं। रसोई के बाहर गायत्री जी अपनी कुर्सी डालकर बैठ जाती हैं कि बहू को अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ ले, कोई बहाना ना हो कि मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। 3 बजे तक बहू दाल चावल बना लेती हैं।
गायत्री जी सुनीता जी के कमरे में थोड़े से दाल चावल लेकर जाती हैं, फिर अपनी बहू सुनीता के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहू यह लो तुम्हारे लिए दाल चावल लेकर आई हूँ, थोड़ी सी खा लो। यह देखकर सुनीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने कल के व्यवहार पर दुखी हो जाती हैं और गायत्री जी से माफ़ी मांगने लगती हैं कि माँ की मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल पता नहीं गुस्से में आपसे क्या क्या कह दिया। तो गायत्री जी कहती है, बहू तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, मुझसे ही गलती हो गई थी जो मैं पोता बहू के मुंह में आकर कि तुम्हारे बारे में सोची ना पाई कि आखिरकार तुम्हारे भी बहू के लिए कुछ सपने होंगे। तुम भी पूरी जिंदगी काम करते करते जिम्मेदारियों से थक गई हो और अकेले बच्चों को पालना, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे चिड़चिड़ा बिल्कुल सही था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरी जिंदगी तुमने मेरा साथ दिया है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। और रही बात पोता बहू की, तो उसे भी हम दोनों सास बहू अपने में ढाल लेंगे। अभी तो वह कच्ची मिट्टी की तरह है, हम जैसे उसे बनाएंगे वैसा बन जाएगी। थोड़ा लाड से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा सख्ती से सुधार लेंगे। धीरे धीरे समय निकलता है, सुनीता जी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। इधर खाना बनाते बनाते नेहा को भी रसोई में दाल चावल बनाने की आदत पड़ गई थी। तबीयत ठीक होने के बाद सुनीता जी रसोई में आती हैं और कहती हैं, बहू बहुत दिनों से दाल चावल खा रहे हैं, आज एक एक रोटी सबके लिए बना लेना, मैं आटा लगा देती हूँ। नेहा मन ही मन बड़बड़ाती हैं, अफसोस अब ऐसी गर्मी में इन लोगों के लिए दाल चावल साथ साथ रोटियां भी सेकनी पड़ेगी। नेहा बड़बड़ाते हुए ही सही, लेकिन सबके लिए एक एक रोटी बना लेती है। सुनीता जी भी हाथ बटा देती हैं। ऐसा नहीं था कि नेहा अब सारा काम करती हो, लेकिन हाँ, रसोई की जिम्मेदारी अब ज़्यादातर सुनीता जी ने अपनी बहू को दे देती थी। जब से नेहा रसोई में काम करने लगी थी, तब से उसके मायके में भी कम बात होने लगी और वह फ़ोन भी कम चलाती। एक दिन घर पर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, जिसकी वजह से नेहा को बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है और वह आज तो गुस्से की वजह से फट पड़ती है। कहती है, मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनता है, मैंने कभी मायके में इतना सारा काम नहीं किया है। तो गायत्री जी नेहा से कहती हैं, बहू तुम्हें सिर्फ रसोई का ही काम करना पड़ता है, तुम इतना नाराज हो जाती हो और हड़बड़ा जाती हो, जबकि सुनीता बहू तुम्हारे साथ कामों में कितनी सारी सहायता करती हैं, ऊपर के सारे काम देखती हैं। अरे जब मेरी बहू आई थी तो मैं तो रसोई और ऊपर सारे कामों को तिलांजलि दे दी थी, कुछ भी नहीं करती थी, सारे काम बहू ही देखती थी और कभी कुछ नहीं कहती थी। अब यह घर तुम्हारा है तो इसकी जिम्मेदारियां भी तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। मेरा तो बुढ़ापा है, आज नहीं तो कल पता नहीं कब भगवान के पास चली जाऊंगी। गायत्री जी की बात सुनकर नेहा भड़कते हुए कहती हैं, बस अम्मा जी अब बहुत हो गया, अब मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनता है, मैं तो अपना अलग खाना बनाऊंगी, अलग रहूंगी, आप लोग अपना देख लो। यह बात सुनीता जी सुन लेती हैं और कहती हैं, बहू अभी तुम्हें आए हुए 6 महीना भी नहीं हुए हैं, अलग खाना बनाने की बात कर रही हो? अरे तुम्हारे अलावा हमारा घर में है ही कौन? अम्मा जी का तो बुढ़ापा है और रही मैं तो मेरे भी सब कुछ अब बहू बेटे ही हैं। अगर तुम दोनों ही हमसे अलग हो जाओगे तो फिर हमारा कौन है? तो चिड़चिड़ाती हुई नहीं नेहा कहती है, वह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो अलग रहूंगी। हालांकि सुनीता जी का बेटा अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला था। रक्षाबंधन पर नेहा अपने मायके चली जाती है।
मायके में जाकर नेहा देखती है उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। रसोई पूरी फैली हुई है, घर भी अस्त व्यस्त पड़ा है। घर की ऐसी हालत देखकर नेहा पहले घबरा जाती है, फिर पूछती है माँ भाभी कहाँ हैं और यह घर का क्या हाल हुआ है। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है सर, घर फैला हुआ है, रसोई में झूठा बर्तन का ढेर सारा लगा हुआ है। भाभी अपने मायके गई है क्या? नेहा की माँ कहती नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी मायके नहीं गई है, बल्कि भाभी ने अपनी रसोई अलग कर ली है। अब वह ऊपर वाले फ्लोर पर रहने लगी है। नेहा चौंक कर कहती क्यों माँ, भाभी ऊपर क्यों रहने लगी? नीचे उन्हें क्या दिक्कत थी? बेटा तुम्हारी भाभी से हम सब लोगों का खाना नहीं बनाया जा रहा था, उन्हें अकेले रहना था इसलिए ऊपर चली गई। पैसे तो मैं सारा काम कर लेती थी, लेकिन तबीयत खराब है इसलिए घर अस्त व्यस्त हो गया। तुम्हारे पापा ने भी 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया, कल सुबह खिचड़ी बनाई वही खा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शादी हो वह अपना चूल्हा चौका लेकर अलग हो गई। मैंने बहू से बहुत मना किया कि बेटा बुढ़ापे पर हम दोनों पति पत्नी बहू बेटे से अलग नहीं होना चाहते, हमारे साथ ही रहो, लेकिन उसे हमारे साथ नहीं रहना था। अपनी माँ की बातें सुनकर कुछ पल के लिए तो नेहा बहुत बनकर खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को क्या जवाब दे, क्योंकि वह भी तो अपनी ससुराल में अपनी सास और दादी सास से यही सब कह रही है कि वह भी सबसे अलग रहना चाहती हैं, जबकि उसकी दादी सास और सास इतना मना कर रही हैं। उसे एक पल ना लगा। अपनी गलती का एहसास होने में सबसे पहले तो हैं घर की सफाई करती हैं, अपनी माँ और पापा के लिए खाना बनाती हैं, अपनी भाभी को भी समझाने की कोशिश करती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हो जाने के बाद जब नेहा अपने ससुराल वापस आई तो देखा उसकी सास और दादी सास बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उन्हें पता था नेहा बोलकर गई थी मायके से आने के बाद वह अपना चूल्हा अलग कर लेगी, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेहा उनके उदास चेहरे को देखकर समझ जाती हैं और कहती हैं माँ जी अब मैं आप सबके साथ ही रहूँगी, मैं कहीं अलग नहीं रहूँगी। हम एक ही घर में रहते हैं तो अलग अलग रहने की क्या ज़रूरत है। मैंने डिसाइड कर लिया है मैं आप सबके साथ ही रहूँगी, अलग से खाना नहीं बनाऊँगी। आखिरकार मेरे अलावा आपको देखने वाला है ही कौन? नेहा है। बातें सुनकर सुनीता जी और गायत्री जी दोनों ही खुश हो जाती हैं। उनकी उदास चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। गायत्री जी कहते हैं तो इसी बात पर बहू मेरे हाथ की अदरक वाली चाय हो जाए। यह सुनकर नेहा और सुनीता यह दोनों ही हंस पड़ती। तो दोस्तों आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।